हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में पढ़ने वाले हैं हम विराम चिन्ह के विषय में। विराम चिन्ह अर्थात विराम का अर्थ है विश्राम, रुकना या ठहराव। अपने भाव प्रकट करते समय हम अनेक स्थानों पर रुकते हैं। अगर बिना रुके हम अपनी बात को कहते चले जाएंगे तो सुनने वाले को कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे यदि कोई मालिक अपने नौकर को बिना किसी शब्द पर रुके यह कहे, भिखारी को रोको मत आने दो, तो यहाँ यह अभिप्राय अस्पष्ट होने से अर्थ के समझने में त्रुटि होना स्वाभाविक है। अर्थात नौकर को समझ में ही नहीं आएगा कि मालिक ने क्या कहा। वो तो कहेगा कि भिखारी को ले आओ अंदर। हो सकता है कि नौकर इस वाक्य का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार ले। एक और वह यह अर्थ भी ले सकता है कि भिखारी को रोको मत आने दो। दूसरी ओर वह यह भी अर्थ ले सकता है कि भिखारी को रोको मत आने दो। इससे दोनों प्रकार के अर्थों की संभावना हो सकती है। अतः मन के भावों को दूसरों पर भली प्रकार प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों के प्रयोग का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अर्थात वे चिन्ह जिनका प्रयोग वाक्यों में रुकने के लिए तथा उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में निम्न प्रकार के विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा है उप विराम, पांचवा प्रश्न सूचक चिन्ह, छठा है विवरण चिन्ह, सातवां होता है योजक चिन्ह, आठवां है कोष्टक, नौवां होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, 10वां लाघव चिन्ह, 11वां होता है उद्धरण चिन्ह, 12वां विस्मित चिन्ह और 13वां होता है निर्देशक चिन्ह और 14वां समानता सूचक चिन्ह होता है। आइए अब एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम जिसे एक डंडे के रूप में दर्शाया जाता है। किसी बात के पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य की पूर्णता का बोध कराता है। अर्थात इससे स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य यहाँ पर खत्म हो गया है। जैसे महेश देहरादून से आया है, वाक्य समाप्त, पूर्ण विराम लगाएंगे। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, खत्म वाक्य, पूर्ण विराम का प्रयोग कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो व्याकरण की अशुद्धि मानी जाएगी। दूसरा है अल्प विराम। अल्प थोड़ा, अर्थात किसी शब्द के बाद थोड़ी देर रुकने या किसी शब्द विशेष पर बल देने, समान शब्दों को अलग करने, उपवाक्यों और वाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीमा, प्रिया और गीता सगी बहनें हैं, तो रीमा और प्रिया के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होगा। जो परिश्रम करेगा अल्प विराम आएगा, वह पास हो जाएगा। इसे कॉमा कहते हैं। ये इसका चिन्ह है। और तीसरा है अर्ध विराम। एक बिंदु ऊपर और नीचे कॉमा, अर्थात वाक्य में पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आधा रुकने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे प्रणय तो पढ़ रहा था, मैंने ही उसे बुला लिया, तो प्रणय तो पढ़ रहा था, इसके बाद अर्ध विराम आएगा। ईमानदारी मनुष्य का गुण है, बेईमानी दोष है। ईमानदारी मनुष्य का गुण है, इसके बाद अर्ध विराम का प्रयोग होगा। चौथा है उप विराम। ये दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। वाक्य में किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए उप विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान एक वरदान या अभिशाप, तो विज्ञान के बाद उप विराम आएगा। मेरे प्रिय नेता महात्मा गांधी, मेरे प्रिय नेता के बाद उप विराम का प्रयोग होगा। पांचवा है प्रश्न सूचक चिन्ह। वाक्य में प्रश्न का बोध कराने हेतु वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में पूर्ण विराम ना लगाकर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे संदीप कहाँ जा रहा है, बाहर कौन शोर मचा रहा है, तो इन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है, तो अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। छठा है विवरण चिन्ह। अर्थात वाक्य में जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित वस्तुएं भिजवाइए, इसके बाद विवरण चिन्ह। ये दो बिंदु और एक डैश के जरिए बताया जाता है इस चिन्ह को। दहेज प्रथा में निम्नलिखित दोष है, इसके बाद विवरण चिन्ह लगाया जाएगा। सातवां होता है योजक चिन्ह। छोटा सा डैश,
विपरीतार्थक शब्द युग्मों के बीच अथवा दो शब्दों को एक साथ कहने, तुलनात्मक शब्दों आदि के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन धीरे धीरे, इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा। इस कलयुग में लक्ष्मण सा के बीच में योजक चिन्ह आएगा। भाई मिलना मुश्किल है। 8वां है कोष्टक अर्थात ब्रैकेट। वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ क्रम सूचक अंक तथा अक्षर प्राय कोष्टक में दिए जाते हैं। जैसे लघु को अच्छे से बताने के लिए छोटे शब्द लिखना है तो उसको हम कोष्टक में लिखेंगे। उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, 1 2 3 लिखने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे। क ख ग लिखने के लिए भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। 9वां है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऊपर एक डंडा और नीचे बिंदु के रूप में ये चिन्ह दर्शाया जाता है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को सूचित करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, पार्टी में तो आनंद आ गया, तो वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। काश कल की छुट्टी होती, काश के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। 10वां है लाघव चिन्ह, जो छोटा सा शून्य के रूप में दर्शाया जाता है। किसी शब्द का संक्षिप्त रूप बताने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए डा, ऊपर आगत ध्वनि का चिन्ह और छोटा सा शून्य लगा देते हैं, लाघव चिन्ह होता है। मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA को दर्शाने के लिए M के बाद शून्य, A के बाद शून्य, यानी लाघव चिन्ह लगा के समझा दिया जाता है इसके बारे में। 11वां है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है? सिंगल, किसी विशेष व्यक्ति, लेख, पुस्तक के शीर्षक या किसी लेखक अथवा कवि के उपनाम में इकहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर उनका उपनाम है तो इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। हिंदी के महाकवि थे। नंदन बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका है, नंदन के लिए भी इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। अब आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य, अवतरण या किसी व्यक्ति का कथन बिना किसी परिवर्तन के उद्धृत किया जाए, अर्थात बिना उसमें कोई परिवर्तन किए उसे ज्यों का त्यों लिया जाए, वहां दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो उन्होंने क्या कहा? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। नेताजी का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उन्होंने क्या कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस वाक्य को हम दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर रखेंगे। 12वां आता है विस्मृत चिन्ह, अर्थात वाक्य लिखते समय भूलवश जब कोई शब्द बीच में छूट जाता है तो वहां विस्मृत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कि कुतुब मीनार एक प्रसिद्ध इमारत है, अगर आप प्रसिद्ध शब्द लिखना भूल गए तो आप विस्मृत चिन्ह लगाइए नीचे और ऊपर प्रसिद्ध शब्द को लिख दीजिए। जैसे नशा स्वास्थ्य और शरीर को नष्ट कर देता है, नष्ट लिखना भूल गए तो विस्मृत चिन्ह लगाइए बीच में और ऊपर नष्ट शब्द लिख दीजिए। याद रखिएगा जिस जगह पर वो शब्द लिखना था आप विस्मृत चिन्ह वहीं पर लगाएंगे। 13वां है निर्देशक चिन्ह, अर्थात वाक्य में किसी कथन से पहले संवादों व वार्तालापों में नाम के बाद या किसी बात का उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रवि के बाद निर्देशक चिन्ह आएगा, मैं आज बाहर जा रहा हूं। अध्यापक ने क्या कहा, उसके बाद निर्देशक चिन्ह, प्रातःकाल सैर करनी चाहिए। और 14वां व अंतिम चिन्ह है हमारा समानता सूचक चिन्ह, बराबर का निशान। जब एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु से की जाती है तो दोनों के बीच में समानता सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो इसे कैसे लिखेंगे? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी समानता सूचक चिन्ह लगाएंगे। बराबर 1000 मिलीलीटर, अर्थात 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर और 100 सेंटीमीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो बराबर को क्या कहते हैं? समानता सूचक चिन्ह भी कहते हैं। तो आइए बच्चों एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। अर्थात वे चिन्ह जिनका प्रयोग वाक्य में रुकने के लिए तथा उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम,
अर्धविराम, उपविराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक, विस्मयादिबोधक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मृत चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और समानता सूचक चिन्ह। किसी बात के पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को सूचित करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह तथा दोहरा उद्धरण चिन्ह। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।